हाँ ठीक है, ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम। ओके, लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस एक्सप्लोर किया था रेड हैट का। होप सो आप सभी ने वो प्रैक्टिस करके देखा होगा, राइट? तो एक और चीज है वहां पे कि ग्राफिकली आपको चीजें पता होनी चाहिए है, भले ही आपको कमांड लाइन के ऊपर काम करना है। तो कुछ टाइम पहले जब हम लोग रिमोट मैनेजमेंट का देख रहे थे, जैसे ये यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रही है आपको डायग्राम, रिमोट मैनेजमेंट देख रहे थे, तब हम लोगों ने एक GUI OS के ऊपर काम किया था। और एक OS थी आपकी, एक GUI OS थी और एक OS थी आपकी दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। एक GUI था और एक था आपका कमांड लाइन इंटरफेस। उसमें हमने डिफरेंस देखा था, जैसे VIM का डिफरेंस हमने देखा था कि VIM कमांड एक टेक्स्ट बेस्ड एडिटर होती है जिसमें हमको कलरिंग एंड बाकी चीजें देखने के लिए मिलती है जब हम GUI OS में हम उसको यूज करते हैं। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में इंस्टेड ऑफ VIM हम यूज करते हैं VI। और जब हमने VIM पढ़ा था तब ये चीज बोली भी थी कि VIM इज दी क्या कहते हैं एडवांस वर्जन, या VIM इज नथिंग बट दी नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ VI, या फिर इम्प्रूव वर्जन ऑफ द VI एडिटर। तो VIM में आपको कलर और बाकी चीजें आप कन्फिगर कर सकते हो, जैसे कि लाइन नंबर्स ऐड कर सकते हो, अंडरलाइन ऐड करके रख सकते हो, स्पेस कैसे होना चाहिए, स्पेस टैब कितने टैब प्रेस करने के बाद या कितनी स्पेस आनी चाहिए, सब आप एडिट कर सकते हो VIM में, विच इज नॉट पॉसिबल इन VI। And in last session we have talk about the टाइम डेट CTL। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था टाइम डेट CTL कमांड के बारे में, देखा था टाइम डेट CTL। टाइम सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है हमारे सिस्टम का, जिसके हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी कि टाइम एंड डेट क्यों सिंक्रोनाइज होना चाहिए। वायरस अटैक नहीं आना चाहिए है, मशीन अप टू डेट रहना चाहिए है, हम ब्राउजिंग कर सके, एंटीवायरस हमारा प्रॉपरली काम करे, एप्लीकेशन बराबर चले। इस वजह से टाइम और डेट मशीन का सिंक्रोनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। तो आप NTP के साथ भी इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो, NTP ऑन और ऑफ करके। इवन दो आप मैन्युअली भी इसका डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम डेट CTL। इसी या ये भी हम बोल सकते हैं कि टाइम डेट CTL इज द इम्प्रूव वर्जन ऑफ डेट कमांड। तो इंस्टेड ऑफ डेट आप टाइम डेट CTL यूज कर सकते हो RHEL 8 में। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिक व्यू वॉट जो भी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने रिसोर्स मॉनिटर कैसे करते हैं, तो रिसोर्स मॉनिटर का ग्राफिक वर्जन लिनक्स में देखा था। इवन दो लॉग्स के बारे में हमने देखा था, RSS लॉग लॉग सर्विस की तरह काम करता है हमारे लिनक्स में, तो उसका ग्राफिक वर्जन हम लोगों ने देखा था, ये ग्राफिकली वो कैसे दिखता है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग मैन्युअली कीबोर्ड शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हैं इन लिनक्स, और जो ऑलरेडी है उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यूजर अकाउंट्स क्रिएट करना हम लोगों ने देखा ग्राफिकली, कि जो हम कमांड के थ्रू कर रहे थे यूजर क्रिएट, वो ग्राफिकली कैसे करते हैं, जिसमें हमने डिफरेंस भी ये चेक किया कि ग्राफिकली अगर हम लोग यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत सारे बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि 8 कैरेक्टर का हमारा 8 डिजिट का हमारा पासवर्ड होना ही चाहिए है, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए है, और और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, कॉम्बिनेशन भी ऐसा होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देके तभी जाके आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, या फिर ऐड वाला बटन इनेबल होता है। बट कमांड के थ्रू ऐसा नहीं होता है, अगर हम सिंपल पासवर्ड भी रखते हैं तो हम कमांड के थ्रू यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में ग्राफिकली डिफरेंसेस देखे थे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं लिनक्स का, दैट इज डिस्क मैनेजमेंट। Disk management. What do you understand by this word disk management?
चलो विंडोज के अकॉर्डिंग पहले डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। डिस्क मैनेजमेंट नथिंग बट हार्ड डिस्क पार्टीशन क्रिएट करना। हार्ड डिस्क से रिगार्डिंग जो भी मैनेजमेंट या फिर जो वर्किंग होता है वो आता है आपके अंडर डिस्क मैनेजमेंट। जनरली विंडोज में हमने दो टाइप के डिस्क मैनेजमेंट देखा था। एक देखा था कि विंडोज में एक बेसिक डिस्क होती है और दूसरी होती है डायनामिक डिस्क। एक बेसिक डिस्क होती है और दूसरी होती है आपकी डायनामिक डिस्क। चलिए डिफरेंस बताइए मुझे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बेसिक डिस्क एंड डायनामिक डिस्क? What are the differences between basic disk and dynamic disk? अनम्यूट करके भी आप लोग बता सकते हो क्या डिफरेंस होता है बेसिक डिस्क में एंड डायनामिक डिस्क में विंडोज के जो हमने पढ़ा है। मैम बेसिक एमबीआर सपोर्ट करता है और जीपीटी डायनेमिक जीपीटी। बेसिक में भी जीपीटी हम कर सकते हैं ना रोहन? सॉरी मैम, मतलब बेसिक दोनों सपोर्ट करता है और डायनेमिक सिर्फ जीपीटी। ओके, एमबीआर एंड जीपीटी, ठीक है। एमबीआर पार्टीशंस जनरली हम क्रिएट करते हैं या एमबीआर इनिशियलाइजेशन, और डायनामिक में जीपीटी इनिशियलाइजेशन हम लोग करते हैं। ओके, और क्या डिफरेंस होते हैं? मैम बेसिक में पार्टीशन के लिए लिमिटेशन है पर डायनामिक में नहीं है। ओके, 4 पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। और बेसिक में लिमिटेशंस है और जीपीटी में भी लिमिटेशंस है। हम अप टू द 64 और अप टू द 128 पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। 64 डिफॉल्ट होता है और बहुत सारे डिस्क होती है जो 128 भी सपोर्ट करती है, जैसे कि अगर हमने सर्वर वाली डिस्क की बात की तो 4 पार्टीशन अगर क्रिएट होते हैं बेसिक डिस्क में, तो कौन कौन से पार्टीशंस होते हैं बताइए? प्राइमरी पार्टीशंस। अभी देखो ये सारी चीजें आपको फटाफट बताते आनी चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। एक्सटेंडेड लॉजिकल एंड लॉजिकल, 3 टाइप्स ऑफ पार्टीशंस होते हैं, प्राइमरी, एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल, जिसके नंबर्स होते हैं कि अगर आपने 4 प्राइमरी, मैं यहाँ पे कैपिटल पी लिख रही हूँ मतलब प्राइमरी, 4 प्राइमरी बनाई तो आप एक भी एक्सटेंडेड और उसके अंदर लॉजिकल क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 3 प्राइमरी अगर क्रिएट किया है, सॉरी 3 प्राइमरी, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो, 1 एक्सटेंडेड बना सकते हो और एक्सटेंडेड के अंदर आप अप टू द 64 लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड के अंदर आप अप टू द अप टू द 64 लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट है ऋषिकेश? मैम डायनेमिक में स्पैन, स्ट्रिप, मिरर और स्ट्रिपिंग विद पैरिटी बना सकते हैं। करेक्ट। इसमें सिंपल वॉल्यूम भी बनाते हैं। सिंपल वॉल्यूम इज नथिंग बट योर प्राइमरी पार्टीशंस। तो डायनेमिक के प्राइमरी पार्टीशंस होते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं स्पैन्ड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम या पार्टीशन भी आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद मिरर्ड वॉल्यूम और लास्ट वन इज स्ट्रिप विथ पैरिटी। स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी होता है वो। कहीं स्पेलिंग गलत हो गया तो फिर थोड़ा सा मैनेज कर लेना। स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी। जनरली 5 टाइप्स ऑफ पार्टीशन हम लोग क्रिएट करते हैं, स्पैन, स्ट्रिप्ड, मिरर
और स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी, जिसको कुछ रेड नंबर्स भी मिले हैं, जैसे स्ट्रिप्ड वॉल्यूम को बोला जाता है रेड 0. Am I right? Am I right? मिरर को बोला जाता है रेड 1 और स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी को बोला जाता है रेड 5. याद करो, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, वो था, है, रहेगा वहां पे सेम एज जैसे कि हम लोगों ने विंडोज मशीन में देखा था, 10 में देखा था, सर्वर में भी यही चीज रहेगी. मतलब आज अब लिनक्स में डिस्कस कर रहे हैं, यही चीज जब सर्वर पढ़ेंगे, सर्वर के पार्टीशन पढ़ेंगे, तब भी यही सेम चीज डिस्कस होगी. तो रेड क्या होता है? रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क. दिस इज द टेक्नोलॉजी जो रियल टाइम बैकअप मैनेजमेंट के लिए काम में आती है, जिसमें रेड 0, जिसमें हमको कोई भी फेलोर नहीं मिलता है, रिडंडेंसी नहीं मिलती है. मिरर 1 जिसमें हमको रिडंडेंसी मिलती है. स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी में भी हमको रिडंडेंसी मिलती है, मतलब रियल टाइम बैकअप लेने के बाद अगर डेटा हमारा हमारा वॉल्यूम अगर डिलीट हो जाता है या किसी रीजन से हार्ड डिस्क हमारी डिस्कनेक्ट या फेल हो जाती है, तो हमें डेटा मिलेगा, रिकवरी मिलेगी, रिकवरी होगी. तो ये मेन फंक्शन होता है. इसके अलावा भी बेसिक डिस्क और डायनामिक डिस्क रखने के 2 मेन रीजन होते हैं. क्या और 2 मेन रीजन हो गए? दिस इज ऑल अबाउट द पार्टीशंस, दिस इज अबाउट द एमबीआर एंड जीपीटी. बट अगर हम बेसिक एंड डायनामिक डिस्क को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बहुत वैलिड पॉइंट होता है जो हमें पता होना चाहिए. कौन सा है पॉइंट? वो ठीक है. हम बेसिक डिस्क में मल्टी बूट कर सकते हैं, बट डायनेमिक में हम मल्टी बूट नहीं कर सकते. तो अगर हमें मैं मल्टी बूट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि 2 ही ओएस ऐड करें, ड्यूअल बूट भी लिख सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि हमें 2 ही ओएस, हम 3-4 ओएस भी सेव कर सकते हैं. तो मल्टी बूट हो सकता है आपका जो आपका बेसिक डिस्क है वो. बट जीपीटी में मल्टी सिंगल ओएस ही होती है, सिंगल ओएस ही रख सकते हैं, सिंगल ओएस ही रख सकते हैं इन जीपीटी. ठीक है. तो जो आपका डायनेमिक बेसिक होता है वहां पे आप मल्टीपल ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो डायनेमिक होता है वहां पे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप सेव कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट ये होता है लाइक एमबीआर एंड जीपीटी में क्या डिफरेंस होता है. तो क्या डिफरेंस होता है एमबीआर एंड जीपीटी में? इफ यू इनिशियलाइज योर डिस्क, both are the method of initialization method होती है. इनिशियलाइजेशन मेथड होती है, इनिशियलाइजेशन मेथड होती है, इनिशियलाइजेशन मेथड होती है. बोथ आर द इनिशियलाइजेशन मेथड, राइट. तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एमबीआर एंड जीपीटी में क्या डिफरेंस होता है? What is the difference between MBR and GPT? Yes, answer me. What is the difference between MBR and GPT? Correct, Rushikesh. What about the rest? जीपीटी लेटेस्ट एडवांस वर्जन है, उसमें यूईएफआई यूज कर सकते हैं, तो एमबीआर में नहीं होता. ओके ओके. जीपीटी में यूईएफआई बूट सपोर्ट होता है, यूईएफआई पार्टीशन सपोर्ट होते हैं. ओके. एमबीआर में नहीं होते. एमबीआर में कौन से सपोर्ट होते हैं फिर?
MBR ही यार ये होता है। मतलब लीगेसी बायस हाँ कनेक्टिविटी रहती है। ओके, और कोई डिफरेंस है? मैम बेस MBR एक ही जगह पे अपना सारा स्टोर रखता है और जीपीटी मल्टीपल प्लेसेस पे। क्या इंफॉर्मेशन डेटा अबाउट द डिस्क? अबाउट द बूटिंग डेटा। अबाउट द बूटिंग डेटा, ओके। MBR स्टोर्ड, देखो बूट लोडर होता है MBR बाय डिफॉल्ट डिस्क का। तो जीपीटी जैसे रोहन ने बोला कि मल्टीपल लोकेशन पे, तो मल्टीपल हार्ड डिस्क है और एक ही, जनरली हम लोग ना ओएस सेव करने के लिए डायनामिक डिस्क का यूज नहीं करते। अभी हमारे लैपटॉप्स में जीपीटी पार्टीशन हम लोग क्रिएट करते हैं बिकॉज हमें एक से ज्यादा, क्योंकि लैपटॉप में जरूरत नहीं होती हम मल्टीपल ओएस इंस्टॉल करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जीपीटी पार्टीशन करके हम एक से ज्यादा, मतलब 2 3 4, अभी 2 TB हार्ड डिस्क हमारे लैपटॉप में लगी हुई है, तो हम लोग 100 जीबी के थोड़ी पार्टीशन क्रिएट करेंगे ना, 500 जीबी के भी अगर पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो फिर वहां पे हम बेसिक और फिर उसमें एक्सटेंडेड प्राइमरी वाले कंसेप्ट नहीं रखते, सभी प्राइमरी पार्टीशन जीपीटी से इनिशियलाइज कर देते हैं। बट जब हम लोग किसी ऑफिस के कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं जहाँ पे ओएस रखना है, डेटा भी मैनेज करना है, तब हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि एमबीआर रखना है जीपीटी। तो जनरली हम 2 हार्ड डिस्क प्रेफर करते हैं जब हम सर्वर की बात करते हैं, तो एक हार्ड डिस्क में हमारा ओएस रहेगा, दूसरा हार्ड डिस्क में हमारा डेटाबेस रहेगा। इवन दो लिनक्स में भी हम वही काम करते हैं, एक हार्ड डिस्क में जो सिंगल पार्टीशन हमारे बन चुके हैं और फिर दूसरे हार्ड डिस्क हम अटैच करके क्या करते हैं, वहां पे हमारे पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो एमबीआर और जीपीटी जैसे अगर देखा जाए मेजरली एमबीआर और जीपीटी दोनों का यूज उनके पार्टीशन स्टाइल के लिए, पार्टीशन साइज के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। जैसे आपने बोला कि करेक्ट है, एमबीआर में जो भी बूटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिंगल हार्ड डिस्क पे होते हैं, जीपीटी पे बूटिंग रिकॉर्ड्स भी सिंगल हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करते हैं, मल्टीपल लोकेशन मतलब मल्टीपल फाइल्स में रहेगी वो, ठीक है। एमबीआर में अप टू द 2 TB तक का ही पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मोर देन 2 TB पार्टीशन क्रिएट करना है तो आपको डिस्क को जीपीटी में इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर आपका लिगेसी बायस है तो आप एमबीआर में पार्टीशन क्रिएट करो या जीपीटी, तो दोनों को सपोर्ट कर लेगा। बट अगर आपकी हार्ड डिस्क 2 TB से ज्यादा है और आपको पार्टीशन वैसे क्रिएट करना है तो फिर आपको जीपीटी में ही इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो मेजरली जीपीटी सिर्फ यूईएफआई सपोर्ट बायस के लिए होता है और एमबीआर पे हम लोग बेसिक डिस्क जैसे उसको बिहेव करवा सकते हैं, ठीक है। तो दो मेजर रीजन होता है एमबीआर लेगेसी बायस सपोर्टेबल, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग होता है, ये डिपेंड करता है साइज के अकॉर्डिंग। लेगेसी बायस में भी, लेगेसी बायस का भी यही फीचर बताया हमने जब पढ़ा था लेगेसी एंड जीपीटी में क्या डिफरेंस होता है। तो लेगेसी बायस अप टू द 2 TB पार्टीशन ही क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, तो वो एमबीआर का भी फीचर है। तो एमबीआर अप टू द 2 TB पार्टीशन आपको क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है और जीपीटी मोर देन 2 TB का सिंगल पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस एंड फीचर्स होते हैं आपके बेसिक डिस्क एंड डायनामिक डिस्क के, जो भी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा और क्या डिफरेंस होते हैं बेसिक डिस्क एंड डायनामिक डिस्क में? और कोई नहीं है डिफरेंसेस? ठीक है, चलो एक बार समराइज करते हैं बेसिक डिस्क एंड डायनामिक डिस्क को। तो बेसिक डिस्क, डायनामिक डिस्क, दो टाइप के डिस्क मैनेजमेंट होते हैं हमारे विंडोज में। बेसिक डिस्क में
का यूज हम मल्टी बूट के लिए करते हैं, मतलब एक से ज्यादा ओएस हम एक सिंगल हार्ड डिस्क पे सेव करते हैं। और डायनामिक डिस्क बेसिकली सिंगल ओएस के लिए होता है। बेसिक डिस्क में हम लोग रियल टाइम बैकअप मैनेज नहीं कर सकते, वहां पे हमें रिडंडेंसी हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क रिडंडेंसी नहीं मिलेगी। लेकिन डायनामिक डिस्क बेसिकली किसके लिए होता है, तो रियल टाइम बैकअप मैनेजमेंट के लिए होता है। इसीलिए उसके पार्टीशन भी कैसे होते हैं, सिंपल और प्राइमरी वॉल्यूम। बाय डिफॉल्ट 64 और अप टू द 128 सेपरेट पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं हम। स्पैन्ड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, रेड 0 जिसको बोला जाता है, मिरर्ड वॉल्यूम, रेड 1, स्ट्रिपिंग विद पैरिटी, रेड 5। और बेसिक में कितने होते हैं, 4 ही पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो, जो कॉम्बिनेशन होते हैं आपके प्राइमरी, एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल। अगर आपने 4 प्राइमरी क्रिएट किए तो आप कोई भी एक्सटेंडेड क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपने 3 प्राइमरी क्रिएट किया तो एक एक्सटेंडेड, और उस एक्सटेंडेड के अंदर अप टू 64 लॉजिकल पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो। एक हार्ड डिस्क में एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन आप बना सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। अगर आपने एक भी प्राइमरी और एक भी एक्सटेंडेड किया तो बचे हुए 2 नंबर है, तो उसका यूज आप प्राइमरी बनाने के लिए ही कर सकते हो। एक्सटेंडेड एक डिस्क में एक ही क्रिएट होता है। उस डिस्क को आप एमबीआर और जीपीटी में इनिशियलाइज कर सकते हो। एमबीआर में अगर इनिशियलाइज किया तो हम अप टू द 2 TB तक का ही एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे। और अगर जीपीटी में हमने इनिशियलाइज किया तो हम मोर देन 2 TB का सिंगल पार्टीशन बना सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है इस डिस्क मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज फाइल सिस्टम। व्हाट इज फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम, व्हाट इज फाइल सिस्टम? What is file system? What is formatting? What is file system? What is formatting? हम बोलते हैं ना, अरे मैंने डिस्क फॉर्मेट किया, मैंने पार्टीशन फॉर्मेट किया, मैंने पेन ड्राइव फॉर्मेट किया, मैंने मेरी एसएसडी को फॉर्मेट किया। तो व्हाट इज फॉर्मेटिंग? व्हाट इज फाइल सिस्टम? पढ़ चुके हो ऑलरेडी आप लोग। डोंट बिहेव लाइक गजनी। फाइल सिस्टम मतलब एक्सटेंशन, एक्सटेंशंस, ओके। फॉर्मेटिंग मतलब इरेजिंग करना। फॉर्मेटिंग मतलब इरेजिंग करना, ओके। और थोड़ा बेटर वे में बता सकते हैं इसको? फॉर्मेटिंग मतलब इरेज करना, ये सबको सबको लगता है सी ड्राइव मैंने फॉर्मेट किया मतलब डेटा इरेज किया, बट एक्चुअली डेटा इरेज होता है क्या? क्या टेक्निकल टर्म्स वहां पे यूज होती है? जो उसका फॉर्मेट था FAT32 या NTFS, उसमें चला जाता है वो पहले ओके जैसा। ओके ओके, ठीक है। बाकी लोग को इसमें पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? करेक्ट है ऋषिकेश? अगर पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो सोचो इस बारे में कि इतना सब पढ़ लिया तो वो भी कुछ नहीं आ रहा है, क्या फायदा फिर इतना पढ़ा होगा कि? फाइल एलोकेशन, फाइल परमिशन, ओके। नहीं पढ़ाया, अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ ना, पट से मुंह पे आएगा आपके, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और अब जो पढ़ा चुकी है चीजें 10 बार प्रैक्टिस हो चुकी है क्लास में, उसके बारे में एक लाइन याद नहीं आ रही है। अब वो भी वापस जाके वापस से रिवीजन करवाओ क्या? सब डायग्राम बना के एक एक चीज बता के हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा के लेती हूँ, वो याद नहीं रहेगा। अभी एक चीज की कोई कमी रहने को ना, फट से मुंह पे आता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये किया वो किया। दूसरों के जाके देखो बैचेस में नहीं पढ़ाते तो उनको कितनी तकलीफ होती रहेगा आप लोगों।
अब उस चीज का भी ध्यान मैं ही रखूं कि क्या क्या आपको याद रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। पढ़ाया हुआ है तो याद रखना चाहिए ना, काम की चीजें है ना। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग ट्रैक्स एंड सेक्टर, क्रिएटिंग ट्रैक्स एंड सेक्टर and providing the file system. Creating tracks and sector and providing the file system is called as formatting. हमें पता है ना, हम डेटा इरेज करते हैं, हम उसी को बोलते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है। बट फॉर्मेटिंग टेक्निकली अगर हमने देखा तो टेक्निकली फॉर्मेटिंग का मतलब डेटा इरेज करना नहीं होता है। हम नए ट्रैक्स एंड सेक्टर फिर से क्रिएट करते हैं, या फिर ट्रैक्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं हमारे हार्ड डिस्क पे, उस पर हम नए सेक्टर क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इवन दो हम उसको एक फाइल सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ट्रैक्स मतलब क्या होता है, जो कोसेंट्रिक डिस्क होती है, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं आपके डिस्क के ऊपर में, वो होते हैं आपके ट्रैक्स, और उनको आप स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हो, दैट इज योर सेक्टर। बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज होता है वो होता है 512 बाइट्स, 512 बाइट्स होता है, 512 बाइट्स होता है, और डिपेंड ऑन द फाइल सिस्टम इस साइज भी चेंज होते रहता है। तो जब भी अगर हम बोलते हैं ना कि हमने मैम सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट किया, मतलब सी ड्राइव के ट्रैक्स को आपने क्या किया, रिमूव किया, और नए ट्रैक्स आपने वापस से क्रिएट किए, तो दैट इज योर नथिंग बट द सी ड्राइव फॉर्मेटिंग। इवन दो आप फाइल सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर आपने एनटीएफएस फाइल सिस्टम प्रोवाइड की तो जहां तक मुझे पूरा भरोसा है आपको कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन ध्यान दो, कभी भी 10 बार आप फॉर्मेटिंग करते हो, कभी भी ओएस इंस्टॉल किया, कुछ टास्क हुआ, तो बहुत ही बेसिक चीजें आती है ये इसमें आपकी। तो जब भी आप एनटीएफएस से फॉर्मेट करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो साइज होता है, सेक्टर साइज, वो होता है आपका 4096 बाइट्स। ये हम हमेशा ना डिफॉल्ट के ऊपर सिलेक्ट करके रखते हैं कि जो भी फाइल सिस्टम हमने सिलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग डिफॉल्ट फाइल जो है सेक्टर साइज सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो अगर एनटीएफएस चूज करते हैं तो 4096 बाइट का एक सेक्टर बनता है, बट अगर उसके अलावा कोई और हम लोग फाइल सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि फैट 16, जिसको फैट फाइल सिस्टम भी बोला जाता है, फैट 32, तो वहां पे 512 बाइट्स ऑफ सेक्टर ही होते हैं। कहीं पे भी अगर हमने देखा तो बाय डिफॉल्ट 512 बाइट्स का ही एक सेक्टर बनता है। अब सेक्टर क्या होता है, तो जो ये कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उसको हम स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे कि मान लो आपने बोला कि मुझे 100 जीबी का एक ड्राइव बनाना है, 100 जीबी का एक ड्राइव बनाना है, 100 जीबी का एक ड्राइव बना। अब 100 जीबी अगर हमने बोला तो कितना साइज होगा, हमको तो कैसे दिखता है, ऐसे इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है कि हमने एक ड्राइव बना लिया। एक रेक्टेंगुलर शेप में हमको, हम जब फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, यानी दिस पीसी को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो हमको क्या दिखता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक ड्राइव दिखता है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, कोई भी, और उसका साइज दिखता है 100 जीबी का बनाया है, कितना फ्री है, कितना ऑक्यूपाइड है, इस तरीके से हमको दिखता है। लेकिन वो 100 जीबी कैसे कैलकुलेट किए, तो बहुत सारे क्या बने होते हैं, ट्रैक्स बने होते हैं, और उस ट्रैक्स में कंटेनर्स बने होते हैं। कंटेनर्स यानी स्मॉल यूनिट में उनको डिवाइड किया होता है, सो दैट की डेटा प्रॉपरली मैनेज, एडजस्ट और ऑर्गेनाइज हो सके वहां पे, उसी स्मॉल यूनिट को और वो कंटेनर को हम बोलते हैं सेक्टर। तो अगर बाय डिफॉल्ट 512 बाइट का एक सेक्टर होता है, तो 100 जीबी है, तो सपोज यहाँ पे एक बैरिकेड लगाया, यहाँ पे एक बैरिकेड लगाया, और अप टू द हेयर दूसरा बैरिकेड लगाया, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक में थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ आपके सेक्टर आ गए, और उनको कंबाइन करके क्या बना है आपका 100 जीबी का स्पेस। इट इज जस्ट लाइक एक बैरिकेड यहाँ पे लगाया है जहां से आपका पार्टीशन शुरू हो रहा है, और यहाँ पे आपका पार्टीशन साइज खत्म हो रहा है। ऐसे सभी ड्राइव के लिए होता है आपके डिस्क के ऊपर, बट आपको जब वो फ्रंट फेज में दिखता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखता है, तो कैसे दिखता है, रेक्टेंगुलर शेप में 100 जीबी का ड्राइव। और उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेक्टर होते हैं। जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं तो आपको तो दिखता है कि अरेंज फॉर्मेट में दिखता है कि आपने जैसे डेटा सेव किया, बट एक्चुअली वो अरेंज फॉर्मेट में होता है कि नहीं,
जनरली वो हार्ड डिस्क के ऊपर कैसे होता है कि कोई भी सेक्टर पे आप जब भी कोई डेटा सेव करते हैं तो आपके ओएस क्या करती है, जस्ट उसको ड्रॉप कर देती है यहाँ पे अवेलेबल कंटेनर पे। तो हो सकता है पहले आपने डेटा रखा तो इस कंटेनर पे ड्रॉप हो गया, नेक्स्ट आपने रखा तो इस कंटेनर पे ड्रॉप हो गया, फिर रखा तो किसी और कंटेनर या सेक्टर के ऊपर ड्रॉप हो गया। ऐसे अलग अलग कंटेनर की तरह ये काम करता है, जिसके अंदर ओएस अपने डेटा को सिर्फ ड्रॉप कर देती है। और ऐसा अगर बहुत ज्यादा रैंडमली कोई भी कंटेनर को सिलेक्ट करके डेटा रखा हुआ है तो उसे रीअरेंज करने के लिए आपको डीफ्रैगमेंट करना पड़ता है आपके पार्टीशन को टाइम टू टाइम। और ये इतने जल्दी नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा ओएस का यूज करने के बाद, बहुत ज्यादा स्टोरेज रखने के बाद में 6 महीने में, 7 महीने में, साल भर में ये कंडीशन आपके हार्ड डिस्क की आती है। तो दिस इज अबाउट दी हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क कैसे बिहेव करता है। बट जैसे ये बार बार वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि व्हाट इज फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग ट्रैक्शन सेक्टर एंड प्रोवाइडिंग द फाइल सिस्टम इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग। तो फाइल सिस्टम क्या होता है? हाउ डेटा विल स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क, हाउ डेटा विल स्टोर ऑन अ सेक्टर, ये कौन डिफाइन करता है? आपका फाइल सिस्टम डिफाइन करता है। जैसे बहुत से कुछ लोगों ने यहाँ पे मुझे कुछ आंसर्स यहाँ पे दिए, जैसे कि ऋषिकेश ने यहाँ पे बोला है कि फाइल सिस्टम कंट्रोल हाउ डेटा इज स्टोर। यस, डेटा कैसे स्टोर होगा वो डिफाइन करता है आपका फाइल सिस्टम। जैसे आनंद ने बोला फाइल एलोकेशन, यस, डेटा कैसे स्टोर होगा या कैसे हम फाइल को सेट करेंगे, वो एलोकेशंस को भी हम बोल सकते हैं। फाइल परमिशन तो नहीं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हाउ डेटा विल स्टोर on the sector is called as file system or it defined by the file system, we can say that। ठीक है, तो ये एक चीज हम बोल सकते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। हमने जब विंडोज पढ़ा था तो 4 फाइल सिस्टम के नाम हमने यहाँ पे देखे थे। वो 4 फाइल सिस्टम के नाम ये है, फैट, जिसको फैट 16 भी हम लोग बोलते हैं, फैट 16 भी बोलते हैं। देन होता है आपका फैट 32, उसके बाद होता है आपका NTFS, और उसके बाद एक नया नेम है REFS। इट इज नथिंग बट द इम्प्रूव वर्जन ऑफ योर NTFS। बस NTFS के जो साइज सपोर्ट है उसको थोड़ा एक्सटेंड करता है आपका REFS। जैसे कि स्टोरेज पुल कंसेप्ट आज के टाइम पे यूज किया जाता है, मल्टीपल हार्ड डिस्क को मर्ज करके सिंगल स्टोरेज बनाना। तो वो कंसेप्ट REFS बहुत फ्लेक्सिबली मैनेज करता है और NTFS की तरह काम करता है, सिर्फ उसका जो पार्टीशन सपोर्ट करने का साइज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू NTFS। अगर फैट की बात करते हैं तो फैट नथिंग बट द फाइल लेवल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। फाइल लेवल सिक्योरिटी मतलब आप इंडिविजुअल फाइल को कंप्रेस एंड इनक्रिप्ट कर सकते हो। फैट 32 की बात करते हैं तो ये फोल्डर लेवल सिक्योरिटी देता है आपको। फोल्डर लेवल सिक्योरिटी मतलब आप इंडिविजुअल फोल्डर, अगर फाइल लेवल सिक्योरिटी अगर बोलते हैं, मान लो हमारे एक ड्राइव के अंदर 500 फोल्डर है, हर एक फोल्डर के अंदर अगर सपोज 100 फाइल है तो आपको इंडिविजुअली हर एक फाइल को कंप्रेस और इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। बट अगर एक फोल्डर के अंदर 100 फाइल्स है और आप एक साथ उन सभी फाइल्स को क्या करना चाहते हो, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो कौन सा टाइप का फाइल सिस्टम आपका होना चाहिए? फैट 32। बट एक फोल्डर के अंदर एक ड्राइव के अंदर 500 फोल्डर है, तो अगर आप 500 के 500 फोल्डर को सिक्योरिटी देना चाहते तो आपको इंडिविजुअली हर एक फोल्डर को जाके इनक्रिप्ट कंप्रेस करना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन है हमारा NTFS, जो आपको ड्राइव लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा था कि NTFS से अगर हम फॉर्मेट करते हैं तो हम ड्राइव को सिक्योर बिट लॉकर लगा सकते हैं, ड्राइव को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। बट अगर हम फैट 32 से अगर फॉर्मेट करते हैं हमारे ड्राइव को तो हम ड्राइव साइज को एक्सटेंड या फिर श्रिंक नहीं कर सकते थे। विंडोज XP के साथ ये फीचर था फैट 32 का, पर जब से विंडोज विस्टा आया ऑनवर्ड्स NTFS फाइल सिस्टम हमारे पास रही है, तो जहां पे हम लोग ड्राइव लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एक ड्राइव लेवल सिक्योरिटी में सिर्फ उसको इनक्रिप्ट कंप्रेस नहीं, तो उसके अलावा भी और ड्राइव के फीचर्स हमको मिलते हैं, जैसे कि NTFS परमिशन, हम परमिशन सेट कर सकते हैं हमारे डेटास पे। फोल्डर ड्राइव लेवल है तो ड्राइव पे भी और उसके अंदर अवेलेबल फोल्डर्स एंड फाइल को भी हम लोग परमिशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन दो हम ड्राइव को श्रिंक एंड एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब साइज बढ़ाना ड्राइव का, और श्रिंक का मतलब ड्राइव का साइज कम करना, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव NTFS ऑनवर्ड्स फाइल सिस्टम।
और REFS इज जस्ट लाइक NTFS, सिर्फ उसका साइज होता है, जैसे कि NTFS आई थिंक सो 16 टेराबाइट तक के पार्टीशंस को सपोर्ट करती है और REFS 16 zettabyte तक के पार्टीशन को सपोर्ट करती है। तो ये एक बेसिक है, एक फाउंडेशन है। जब भी आपको पार्टीशन या पार्टीशन के अकॉर्डिंग कुछ काम करना है तो ये बेसिक आपको हमेशा याद रहना चाहिए। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर हार्ड डिस्क पार्टीशन। अब यही चीज अगर हम लिनक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स में भी फॉर्मेटिंग होती है, लिनक्स में भी फाइल सिस्टम अलोकेट किया जाता है। तो वहां पे जो डेफिनेशन है फॉर्मेटिंग फाइल सिस्टम वो सेम है। लिनक्स में भी जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो लिनक्स या फिर हमारे रेड हैट ओएस में भी हम लोग दो टाइप के पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट, दो टाइप से हम डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। वन इज अ बेसिक एंड सेकंड द एडवांस वर्जन दैट इज LVM। ठीक है, तो दो टाइप के पार्टीशनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे लिनक्स में। वन इज हेलो, हाँ, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। तो लिनक्स में दो टाइप के पार्टीशनिंग रहेगा, एक बेसिक और दूसरा होता है LVM। तो LVM आपको पेपर 2 में दिया हुआ है और बेसिक हम लोग अभी कवर करते हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं लिनक्स में अगर हम पार्टीशन की बात करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे बेसिक में लिखा 4 प्राइमरी पार्टीशन हो गए, प्राइमरी होगा 4 पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, प्राइमरी, एक्सटेंडेड, लॉजिकल। तो लिनक्स में भी इसी तरीके के कंसेप्ट होते हैं। लिनक्स में हम लोग अगर हम बेसिक डिस्क की बात करते हैं तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिनक्स में डिस्क कैसे काम करती है उसके बारे में देखते हैं। विंडोज में अगर हम डिस्क के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो डिस्क होती है वो नंबर से होती है, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4, है ना। 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, डिस्क 1, 2, इस तरीके से नाम होते हैं हमारे विंडोज में। नहीं पता होगा तो डिस्क मैनेजमेंट में जाके एक बार चेक कर सकते हो। डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, ऐसे पार्टीशन हार्ड डिस्क के नाम होते हैं हमारे लिनक्स में, हमारे विंडोज में। और जो पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं क्या होता है, ड्राइव कंसेप्ट होता है, बट लिनक्स में ड्राइव कंसेप्ट नहीं होता है। लिनक्स में जो भी डिस्क होती है उस डिस्क को उस लेटर के नाम, लेटर से जाना जाता है। यानी फर्स्ट डिस्क अगर हमने अटैच की तो डिस्क A, सेकेंड डिस्क अटैच की तो डिस्क B, थर्ड डिस्क अटैच की तो डिस्क C, इस नाम से जाना जाता है लिनक्स में। और जो उनके पार्टीशंस होते हैं और जो पार्टीशंस हम लिनक्स में क्रिएट करते हैं वो पार्टीशंस नंबर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब विंडोज के कंपैरिजन में अगर हमने देखा तो टोटली अपोजिट की तरह काम करता है, ये टोटली अपोजिट की तरह काम करता है कि डिस्क के नेम होते हैं और पार्टीशन के क्या होते हैं, नंबर होते हैं इन लिनक्स में। अगर नंबर है तो कैसे नंबर रहेंगे, तो फर्स्ट अगर डिस्क है तो जैसे डिस्क A, फर्स्ट डिस्क है तो डिस्क A, उसका पार्टीशन नंबर फर्स्ट है तो पार्टीशन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट नंबर रहेगा, सेकंड पार्टीशन को सेकंड नंबर रहेगा, थर्ड पार्टीशन को थर्ड नंबर रहेगा, फोर्थ पार्टीशन को फोर्थ नंबर रहेगा। अगर फर्स्ट पार्टीशन है तो उसका कैसे नाम हम लिख सकते हैं, तो पहली डिस्क है, डिस्क क्या है A, तो जितने भी पार्टीशंस होते हैं लिनक्स में वो कहाँ पे सेव होते हैं, /dev में। तो याद करो जब हम लोगों ने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें /dev एक डायरेक्टरी थी जिसके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होती है, सारे पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो पार्टीशंस रहेंगे उनके नेम भी /dev से शुरू होता है।
फर्स्ट हार्ड डिस्क है, कौन से टाइप के हार्ड डिस्क है? साटा हार्ड डिस्क है, सिंपल हार्ड डिस्क है, पाटा हार्ड डिस्क। सिंपल हार्ड डिस्क मतलब पाटा हार्ड डिस्क हम उसको बोल सकते हैं, या आईडी हार्ड डिस्क है अगर आपकी। उसके अलावा और कौन सी टाइप की हार्ड डिस्क हो सकती है आपकी? एसएसडी हार्ड डिस्क हो सकती है। तो जो टाइप के हार्ड डिस्क है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा रहेगा। अगर मान लो आपकी साटा हार्ड डिस्क है तो एसडी लिखा होता है, साटा ड्राइव। साटा हार्ड डिस्क है तो क्या लिखा रहेगा? एसडी। कौन सा डिस्क है? डिस्क ए है। तो अगर एक डिस्क, एक डिवाइस का, एक डिस्क का नाम अगर आपको जानना है तो डिस्क का नाम इसी तरीके से रहेगा। क्या रहेगा डिस्क का नाम? जैसे अगर मैं पहली वाली डिस्क के बारे में जानना चाहती हूँ या नाम जानना चाहती है तो पहली डिस्क का नाम क्या रहेगा? /dev/sda। अगर ये साटा हार्ड डिस्क है। अगर यही पाटा हार्ड डिस्क होगी दूसरी वाली तो फिर /dev/hd पहली हार्ड डिस्क है तो HDA। बट ये अभी अगर सपोज हम कंसिडर करते HD है, HD हार्ड डिस्क है तो HDA, HDB, HDC। साटा हार्ड डिस्क है तो साटा, SDA, SDB, SDC। अगर हमारी SSD हार्ड डिस्क है तो फिर जो भी उसके नेम रहेगा, NVMe जो भी नेम रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रहेगा, NVMe, NVMe2, NVMe-B, इस तरीके से। तो /dev/sdb ऐसे इसके डिस्क का नाम रहेगा। इस थर्ड वाले डिस्क का नाम क्या रहेगा? /dev/sdc। फिर इनके अंदर जो पार्टीशन है 1 2 3 इनके नाम कैसे रहेंगे? /dev/sda पहली हार्ड डिस्क है। फर्स्ट पार्टीशन के बारे में बात करना है तो SDA1। अगर सपोज मेरी सेकेंड हार्ड डिस्क है, ये फर्स्ट पार्टीशन, ये सेकेंड पार्टीशन, ये फर्स्ट, सपोज ये सेकेंड, और सपोज ये 5 नंबर का पार्टीशन है कोई तो भी, ठीक है। तो अगर मुझे सेकेंड हार्ड डिस्क में पार्टीशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? /dev/sdb। बी है, बी हार्ड डिस्क हमारी सेकेंड नंबर की हार्ड डिस्क है, उसका सेकेंड पार्टीशन बोलना है तो मुझे SDB2। थर्ड हार्ड डिस्क है हमारी /dev/sdc, इसके मुझे फिफ्थ नंबर के पार्टीशन के बारे में बोलना है तो SDC5। तो एग्जाम में आने वाला एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सिनेरियो दिया हुआ रहता है और वहां पे आपको पूछा रहता है कि थर्ड हार्ड डिस्क लगी हुई है, थर्ड हार्ड डिस्क के थर्ड पार्टीशन का क्या नेम होगा? नीचे लिस्ट में कुछ नाम दिए रहेंगे जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है थर्ड हार्ड डिस्क का थर्ड पार्टीशन। थर्ड हार्ड डिस्क कौन सी रहेगी? C। थर्ड पार्टीशन 3 तो SDC3। अगर एक ऐसे याद रखो, यहाँ पे जब भी हम डिस्क के बारे में बात करते हैं तो अगर आपकी साटा हार्ड डिस्क है तो SD नाम रहता है। अगर आपकी सिंपल पाटा या आईडी हार्ड डिस्क अगर हम बोलते हैं तो HD नाम रहेगा। SSD VM वाली अगर हार्ड डिस्क है तो VM नाम दिया हुआ रहता है। वर्चुअल वाली हार्ड डिस्क रहती है तो NVMe ऐसे नाम भी दिए हुए होते हैं। अगर आपके SSD हार्ड डिस्क होती है तो NVMe नाम भी दिए हुए होते हैं। तो ये याद रखना है आपको। VHD VMware वाली रहती है तो उसका नाम होता है VHD। तो VHDA, VHDB, VHDC, VHDD, VHDE इस तरीके से नाम रहेंगे आपके डिस्क के और उसके पार्टीशन में क्या रहेंगे? नंबर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है इससे रिगार्डिंग जो हमने हार्ड डिस्क के नाम और नंबर से समझा है? इज इट क्लियर? यस मैम। चलो मुझे बोलना है कि मेरा एक वर्चुअल हार्ड डिस्क है, मेरी वर्चुअल हार्ड डिस्क है। वर्चुअल हार्ड डिस्क के 11th नंबर का पार्टीशन है मेरा, तो क्या नाम रहेगा? वर्चुअल हार्ड डिस्क भी मेरी 5th वर्चुअल हार्ड डिस्क है, उसका 11 नंबर का पार्टीशन है। क्या नाम रहेगा उसका? बताइए मुझे। 5th वर्चुअल हार्ड डिस्क है जिसका 11 नंबर का पार्टीशन है, क्या नाम रहेगा उसका? पार्टीशन का पूरा नाम क्या रहेगा? मैम SDE11। ओके। 5th वर्चुअल हार्ड डिस्क विच हैज 11 नंबर पार्टीशन क्या रहेगा? पहला कॉमन रहेगा /dev, ठीक है। VHD सभी को आंसर करना है। VHD, ओके। VHD 11, ओके। 5th नंबर का पार्टीशन है तो ABCD के हिसाब से E 5th बोला नंबर मैम, किसका? तो E। VHD E। और कितने नंबर का पार्टीशन है? 11, तो 11।
अगर यही चीज मैंने बोला कि फिफ्थ पार्टीशन है आपका साटा हार्ड डिस्क का, तो क्या रहेगा, नेम क्या रहेगा? अगर साटा हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं हम, साटा डिस्क की अगर बात कर रहे हैं तो /dev कॉमन रहेगा। फिफ्थ हार्ड डिस्क का 11th नंबर का पार्टीशन मुझे बोलना है साटा हार्ड डिस्क, तो क्या नाम रहेगा? साटा है तो क्या लिख कर आएगा? SD। DE। ठीक है। 5वें नंबर का A फर्स्ट होता है, B सेकंड होता है, C थर्ड होता है, D 4 होता है, E 5 होता है। तो 5वें नंबर का डिस्क मतलब E, उसका कौन से नंबर का पार्टीशन है? 11, तो 11 SDE 11। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको नेम। अभी क्लियर है सभी को? Give me a quick confirmation. Is it clear to all of you? ऐश्वर्या, आनंद, हर्षद, मयूर, रोहन, विशाल। Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हर्षद किधर हो आप? आनंद, विशाल, तीनों ने एक आंसर नहीं किया अभी तक। हो कि नहीं हो? तीन बार पूछूंगी, 3 बार में आंसर नहीं किया तो मैं रिमूव कर दूंगी। विशाल, हर्षद, आनंद, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग द लेक्चर? विशाल से यस। आनंद, हर्षद, चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये तो था डिस्क के नेम के अकॉर्डिंग। अब डिस्क के पार्टीशंस भी रह गए। अगर हम बेसिक डिस्क के बारे में बात करते हैं तो इफ वी ओनली टॉकिंग अबाउट द बेसिक डिस्क, नाम इसी तरीके से रहेंगे। चाहे हम लोग एलवीएम बनाएंगे तब भी ऐसे नाम देखने के लिए मिलेंगे हमको, बेसिक डिस्क में भी हमको ऐसे ही नाम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो अभी लिनक्स के बेसिक डिस्क के बारे में देखते हैं। लिनक्स में आपकी जो भी डिस्क होती है, बेसिक डिस्क होती है, इसमें आप 15 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हो। और 15 पार्टीशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी, एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल। तो यहाँ पे हर एक पार्टीशन को नंबर दिया हुआ होता है। 15 पार्टीशंस ही आप क्रिएट कर सकते हो पूरा मिलाकर। जैसे विंडोज में कैसे होता है कि 64 लॉजिकल पार्टीशन प्लस प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड, ऐसे नंबर्स होते हैं। लेकिन लिनक्स में 15 पार्टीशन होते हैं, वो भी इंक्लूडिंग होते हैं आपके प्राइमरी, एक्सटेंडेड और लॉजिकल। तो इसमें एक्सटेंडेड को भी 1 नंबर काउंट किया जाता है। लिनक्स में भी 15 पार्टीशन हो गए, लेकिन 15 पार्टीशन का भी कॉम्बिनेशन किस में होगा? 4 पार्टीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 पार्टीशन ही एक्चुअली होते हैं उसके। जो कॉम्बिनेशन होता है आपका 3 प्राइमरी, या अगर मैंने बोला 4 प्राइमरी, तो
तो आप एक भी एक्सटेंडेड या लॉजिकल नहीं बना सकते। बट अगर हमने बात की थ्री प्राइमरी, तो उसमें हम लोग 1 एक्सटेंडेड क्रिएट कर सकते हैं, प्लस अगर 1 एक्सटेंडेड क्रिएट करे तो 3 प्राइमरी हो गया, 1 एक्सटेंडेड 4 नंबर हो गए, तो 11 लॉजिकल पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमने अभी बात की ना ऊपर कितने पार्टीशन हम क्रिएट कर सकते हैं, 15 पार्टीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। जो ये 15 पार्टीशन कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, 4 जो हमारे बेसिक डिस्क के फीचर है ना, उसी फीचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि 4 प्राइमरी बनाया तो कोई एक्सटेंडेड नहीं, कोई लॉजिकल नहीं। लेकिन अगर हम 3 प्राइमरी बनाते हैं तो उसके अंदर हम 1 एक्सटेंडर उसमें अप टू द 11 लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर तीनों को हम लोग काउंट करते हैं तो तीनों का मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है, 15। तो 15 पार्टीशन ही हम इसमें बना सकते हैं। अब इसको कम कर सकते हो लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पे जो एक्सटेंडेड होता है उसको भी 1 पार्टीशन की तरह काउंट किया जाता है। जैसे सपोज अगर मैंने फर्स्ट प्राइमरी यहाँ पे ऐड किया, सेकेंड प्राइमरी, तो थर्ड प्राइमरी, फोर्थ यहाँ पे काउंट होगा एज ए एक्सटेंडेड की तरह। एक्सटेंडेड की तरह, और एक्सटेंडेड के अंदर फिर आप बना सकते हो नंबर ऑफ लॉजिकल पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन, रेड वाला जो पूरा आउटलाइन दिख रहा है दैट इज योर एक्सटेंडेड पार्टीशन। और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर जो आपको छोटे छोटे पार्टीशन हमने बनाए यूनिट की तरह, वो हो गया आपके लॉजिकल पार्टीशंस, वो हो गया आपके लॉजिकल। यहाँ पे प्राइमरी को नंबर्स दिया है, तो सपोज यहाँ पे नंबर हम लिखते हैं, प्राइमरी को दिया सपोज 1 नंबर, सेकेंड नंबर, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड प्राइमरी, थर्ड प्राइमरी। एक्सटेंडेड को यहाँ पे एक नंबर दिया उसने, जो भी नंबर हमको देना है, सपोज फोर्थ एक्सटेंडेड। तो हम ये देखो जो आपका एक्सटेंडेड पार्टीशंस होते हैं एंड जो प्राइमरी होते हैं उनके जो नंबर है ना वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने पहला प्राइमरी दे दिया और दूसरा एक्सटेंडेड आपने बनाया, या तो एक्सटेंडेड को नंबर दे दिया आपने, एक्सटेंडेड को नंबर दे दिया सेकेंड, फिर प्राइमरी बनाओगे तो थर्ड नंबर, और फिर प्राइमरी बनाओगे तो फोर्थ नंबर, ऐसे रहेगा। या फिर आपने पहला एक्सटेंडेड बनाया तो E1 नंबर दे दिया, उसके बाद प्राइमरी 2, प्राइमरी 3, 4 ऐसे होगा। या फिर आपने पहले 2 प्राइमरी बनाए, तीसरा एक्सटेंडेड, चौथा एक्सटेंडेड, इस तरीके से आप नंबर्स को कैसे भी रैंडमली यूज कर सकते हो आपके लिनक्स में। बट जब भी लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट होगे तो इट इज मैंडेटरी कि लॉजिकल का हमेशा नंबर सीक्वेंस में रहेगा, और वो रहेगा स्टार्ट होगा 5 से। तो पहला लॉजिकल पार्टीशन जब भी आप क्रिएट करोगे तो वो रहेगा आपका L5, L6, जहां पे आप चेंजेस नहीं कर सकते, L7, L8, ये सीक्वेंस में ही क्रिएट होगा। अगर आपने फर्स्ट भी एक्सटेंड बनाया तो इसके अंदर जो पार्टीशन क्रिएट हो गए लॉजिकल के, उनके नंबर ही स्टार्ट हो गए L5, L6, L7 से। सेकेंड भी बनाया तो भी इसके अंदर जो पार्टीशन शुरू होगा उसका नंबर ही शुरू होगा L5, L6, L7। आप बीच में से L8 फिर L10 ऐसे नहीं बना सकते। क्लियर है? यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया क्लियर है? ये इज इट क्लियर कि नंबर्स कैसे क्रिएट हो गए? बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? विशाल, रोहन, मयूर, ऐश्वर्या। थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये आपको। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या बात की हम लोगों ने, कि जो भी पार्टीशंस रहेंगे ना हमारे, उसमें जो 1 to 4 जो नंबर है, ये 4 के 4 पार्टीशन के जो नंबर है वो किसके लिए अलोकेट किया हुआ है? प्राइमरी
एंड एक्सटेंडेड के लिए दिया हुआ है, जिसको हम रैंडमली चेंज कर सकते हैं। लेकिन 5 से लेके जो 15 नंबर है, 5 से लेके 15 नंबर जो है वो किसके लिए अलोकेट किया गया है? आपके लॉजिकल पार्टीशन जो सीक्वेंस में शुरू हो गए, जिसका पहला नंबर हमेशा रहेगा 5, 6, 7, 8। ऐसा हमेशा याद रखो। 1 to 4 नंबर आप प्राइमरी एक्सटेंडेड कैसे भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करोगे तो वो रहेगा बिटवीन 5 to 15। ओके। अभी जब भी हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो अभी हमने यहाँ पे देखा था फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग ट्रांजैक्शन सेक्टर एंड प्रोवाइड द फाइल सिस्टम। यस, तो हम पार्टीशन जब भी क्रिएट करेंगे तो हम 3 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या स्टेप फॉलो करते हैं? फर्स्ट स्टेप होती है हमारी हमेशा क्रिएटिंग द पार्टीशन, क्रिएटिंग पार्टीशंस, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या रहेगी? पार्टीशन क्रिएट करने के बाद उसको हमें क्या करना है? फॉर्मेट करना है, यानी हम बोल सकते हैं कि फाइल सिस्टम प्रोवाइड करना है। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिनक्स में, दैट इज माउंटिंग। अब माउंटिंग क्या होता है? तो विंडोज में ड्राइव कंसेप्ट होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव। अगर ड्राइव लेटर हमने नहीं दिया है किसी भी पार्टीशन को, तो क्या वो फाइल एक्सप्लोरर में दिखता है क्या? दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे दिखाई देता है क्या अगर हमने कोई भी ड्राइव लेटर असाइन नहीं किया तो? बोलिए, क्या हमने कोई ड्राइव लेटर असाइन नहीं किया तो क्या हमको वो फाइल एक्सप्लोरर में ड्राइव दिखाई देगा क्या? हाँ ना? नहीं मैम। करेक्ट, नहीं दिखाई देता है। अगर हम लोगों ने विंडोज में ड्राइव लेटर असाइन नहीं किया तो वो ड्राइव हमको दिखाए। हम डिस्क मैनेजमेंट में जाके देख सकते हैं कि पार्टीशन क्रिएटेड है, फाइल सिस्टम में मिली हुई है, लेकिन हमने उसको ड्राइव लेटर नहीं दिया तो हम उसको हमारे दिस पीसी पे या माई कंप्यूटर पे या फाइल एक्सप्लोरर पे उसको देख नहीं सकते, उसमें डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। बट लिनक्स ड्राइव कंसेप्ट पे बिलीव ही नहीं करता। लिनक्स ने पहले से ड्राइव कंसेप्ट नहीं रखा। लिनक्स कैसा बोलना है कि पार्टीशन क्रिएट होना चाहिए, फिर आप उसको किसी भी लोकेशन पे रख के उसका यूज कर सकते हो डेटा स्टोर करने के लिए। तो यस, लिनक्स में जो भी पार्टीशंस होते हैं आपको उसको अलग से माउंट करना पड़ता है। माउंट आप किस पे कर सकते हो? किसी भी एम्प्टी फोल्डर पे उसे माउंट कर सकते हो। तो विंडोज में भी लिनक्स हमेशा इसी पे बिलीव करता है, इसलिए विंडोज को भी बाद में समझ में आया कि ड्राइव कंसेप्ट में लिमिटेशंस है। सी ड्राइव जेड ड्राइव तक होगा, उसके बाद ए बी ए सी ए बी ए सी ए डी ऐसे ड्राइव बनेंगे, तो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए उन्होंने भी लिनक्स वाले ही कंसेप्ट का यूज किया और फिर एक हमें फीचर प्रोवाइड किया था कि अगर हमारे पास में 4 पार्टीशन हो जाते, 1 2 3 4 पार्टीशन हो जाते, तो हम एक जो रिमेनिंग स्पेस हमारी बची हुई है उसको हम किसी भी ड्राइव में अवेलेबल किसी एम्प्टी फोल्डर के ऊपर माउंट कर सकते हैं, एम्प्टी फोल्डर पे। तो ये हमारे एनटीएफएस पार्टीशन के फीचर, एनटीएफएस फीचर में ही हमने पढ़ा था कि माउंट पार्टीशन इनटू एम्प्टी एनटीएफएस फोल्डर। याद है ये नाम? विंडोज के टाइम पे हमने प्रैक्टिकल किया था, माउंट पार्टीशन इनटू एम्प्टी एनटीएफएस फोल्डर। तो ये जो फीचर था ना विंडोज का कि माउंटिंग पार्टीशन इनटू एम्प्टी एनटीएफएस फोल्डर, ये कहाँ से उन्होंने अडॉप्ट किया है? लिनक्स से ही अडॉप्ट किया हुआ है, लिनक्स से ही अडॉप्ट किया है। और लिनक्स पहले से ही बिलीव करता था कि पार्टीशन क्रिएटेड होना चाहिए, फिर आप उसको किसी भी लोकेशन के ऊपर माउंट कर सकते हो। तो हम लिनक्स में वही करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, लेकिन पार्टीशन में डेटा हम तभी स्टोर कर सकते हैं जब हमको दिखाई देगा। तो ड्राइव कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो उसको हमें माउंटिंग करनी पड़ती है कहीं कोई भी फोल्डर के ऊपर, किसी भी डायरेक्टरी पे हम माउंटिंग करते हैं उसको किसी एम्प्टी डायरेक्टरी के ऊपर। माउंटिंग करते हैं एम्प्टी डायरेक्टरी के ऊपर और तभी हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो 3 स्टेप्स होती है लिनक्स में, क्रिएटिंग अ पार्टीशन, प्रोवाइडिंग द फाइल सिस्टम एंड माउंटिंग इट इनटू अ एम्प्टी एनटीएफएस फोल्डर। ओके, तो
लेट्स मूव अहेड विद द प्रैक्टिकल सो दैट जितना भी थ्योरेटिकल हमने डिस्कस किया है हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ सके। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी मेरे पास VMware है, तो VMware होने की वजह से हमें एक फीचर ये मिलता है कि मुझे पार्टीशन प्रैक्टिस करनी है तो हम एक अलग से हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो VMware में पहले आपको हार्ड डिस्क अटैच करनी है। कैसे हार्ड डिस्क अटैच करोगे बताओ कोई मुझे, कैसे हार्ड डिस्क अटैच करूं मैं VMware में? कैसे अटैच करूं मैं VMware में हार्ड डिस्क? मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आएगा तो मुझे कभी याद नहीं आने वाला। कैसे अटैच करते हैं? एक ही मुझे हमेशा आंसर करता है, बाकी मैसेज में आंसर करेगा लेकिन हमेशा जब भी मेरे को क्वेश्चन मैम पूछते हो वीएम के पहले सेटिंग आंसर है। में हाँ तो ऐसे बताओ ना, डांट खाने वाले काम क्यों करते हो? VM की सेटिंग में जाना है, VM को राइट क्लिक करना है, ये सर्वर VM मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है सेटिंग। अब अब हार्ड डिस्क ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हार्ड डिस्क दिखता है, इसको हार्ड डिस्क पे नेक्स्ट करो। कौन से टाइप की हार्ड डिस्क लगाते हैं? सपोज हम साटा हार्ड डिस्क लगाते हैं यहाँ पे, तो साटा हार्ड डिस्क सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, स्टोर एज अ वर्चुअल। मैं यहाँ पे 10 GB दे देती हूँ, बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा इसलिए 10 GB। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो मेरी हार्ड डिस्क अटैच हो चुकी होगी। एक और हार्ड डिस्क अटैच करती हूँ सो दैट हम मल्टीपल हार्ड डिस्क पर प्रैक्टिस कर सके। SATA हार्ड डिस्क, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, 10 GB की जगह पे मैं 5 GB देती हूँ एक, ठीक है, एंड ओके। तो VM पे ऐसे हार्ड डिस्क अटैच करते हैं। उसके बाद अभी हम VM में जाके चेक करेंगे। पहले ग्राफिकली देखते हैं। टर्मिनल ओपन कर देती हूँ, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके मिनिमाइज करके रखते हैं हम इसको। ग्राफिकली देखते हैं कि अगर हमने VM में हार्ड डिस्क अटैच की है तो लिनक्स में कैसे दिखाई देती है। तो एक्टिविटीज में डैश में से हम सिलेक्ट करेंगे शो एप्लीकेशंस पे, और यहाँ पे यूटिलिटीज, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है हमको, दैट इज डिस्क। क्लिक ऑन दिस डिस्क। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी डिस्क होगी वो सारी हमको यहाँ पे दिखाई देगी। तो CD DVD दिखा रहा है, यहाँ पे एक 21 GB दिखा रहा है। अभी मुझे बताओ कि जब हमने हार्ड डिस्क अटैच की थी तो 20 GB दी थी, लेकिन लिनक्स में 21 GB दिखा रहा है, क्यों? क्या मतलब क्या रीजन होगा कि लिनक्स में 21 GB दिखा रहा है, जबकि तो हमने विंडोज से 20 GB ही अटैच किया था ना। टास्क के जनरल चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मुझे बताओगे आप, ठीक है। 5 GB के अटैच की तो 5.4 GB दिखा रहा है। 10 GB के एक हार्ड डिस्क अटैच की तो कितना दिखा रहा है? 11 GB। और ये जो है ना ऊपर 21 GB, उसमें से 18 GB ब्लॉक ऐसे अलग पार्टीशन तो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हमें यूज नहीं करना है क्योंकि हम इस पे हमारी OS चल रही है। एक स्वैप के लिए 2.1 GB दिखा रहा है, अलग से पार्टीशन बना है। 18 GB का एक कंप्लीट ब्लॉक बना है, स्लैश बोल सकते हैं आप, रूट उसको बोल सकते हो, ठीक है।
हमें ये 2 हार्ड डिस्क के ऊपर काम करना है। VMware वर्चुअल एस ऐसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 11 GB वाले पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसका देखो नाम क्या दिखा रहा है, SDB। 5 GB वाले को देखते हैं तो उसका नाम क्या दिखा रहा है, /dev/SDA दिख रहा है आपको यहाँ पे, /dev/SDA। फर्स्ट हार्ड डिस्क 5 GB की उसने कंसिडर की तो SDA दिखा रहा है। सेकंड हार्ड डिस्क उसने 11 GB की कंसिडर की तो नाम क्या शो कर रहा है, SDB। SATA हार्ड डिस्क अटैच किया इसलिए SD। अभी यहाँ पे पार्टीशन क्या शो कर रहा है, अननोन, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी पार्टीशन नहीं क्रिएट किया। अगर आपको ग्राफिकली क्रिएट करनी है तो आप सेटिंग में जाके फॉर्मेट पार्टीशन, क्रिएट पार्टीशन इमेज ऐसे ऑप्शन का यूज करके पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हमको नहीं उतना ये करना है, तो हम ग्राफिकली करते हैं क्लोज। हम प्रैक्टिस करेंगे कमांड से। अब मुझे कमांड के थ्रू देखना है कितनी हार्ड डिस्क है हमारे पास, उसमें पार्टीशन क्रिएटेड है या नहीं। तो एक का कमांड हमने पहले भी यूज किया, df-h। ये एक कमांड होती है जिसके थ्रू माउंटेड डिवाइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो जो भी डिवाइसेस माउंटेड होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें हमारा एक माउंटेड होता है, दैट इज योर CD DVD। तो वो भी माउंटेड होगी तो यहाँ पे दिखाई देगी। सेटिंग में जाती हूँ मैं, CD DVD को सिलेक्ट करते हैं। आई थिंक ये देखो कनेक्टेड नहीं है अभी, तो इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ कनेक्टेड पे, ओके करती हूँ। कनेक्शन कंट्रोल ऑपरेशन फेल्ड ऑन दिस SATA, ओके। तो इसका मैं लोकेशन चेंज हो गया, आई थिंक सो। ISO वहां पे नहीं है इसलिए एरर शो कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर में रखा है मैंने ISO, पाथ एक बार अटैच किया, ओके करती हूँ इसको। अब मेरा हो गया अटैच, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन ट्रे में भी हमको दिखाई देता है कि देखो कि जस्ट नाउ वी हैव कनेक्टेड दिस। और यहाँ पे कमांड के थ्रू भी df-h वापस से कमांड रन करी तो देखो पहले हमारी DVD नहीं दिखा रही थी, अब दिखा रहा है। तो जितने भी माउंटेड डिवाइसेस होते हैं, पार्टीशन होते हैं, वो आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, विद द हेल्प ऑफ df-h। बट हमने हार्ड डिस्क अटैच किए हैं, हार्ड डिस्क हमको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि अभी तक ना ही पार्टीशन हमने क्रिएट किया, ना ही उसको कहीं पे हमने माउंट किया है। तो फिर पहले चेक करते हैं कि पार्टीशन कैसे देखेंगे। तो पार्टीशन देखने के लिए कमांड है fdisk-l। fdisk-l एक कमांड है, l का मतलब होता है लिस्ट डाउन करो, f जितने भी डिस्क है हमारे पास वो चेक करने के लिए। तो fdisk-l हमने यहाँ पे कमांड रन की, तो पहली हमको कौन सी दिखा रही है, NVMe दिखा रहा है। NVMe 0n ऐसे उसका नंबर है 1, जो हमारी फर्स्ट जो है VMware वाली हार्ड डिस्क, जिसके अंदर हमारे 2 पार्टीशन क्रिएटेड है, एक लिनक्स और दूसरा लिनक्स LVM ऐसे दिखा रहा है, जिसके अंदर जो पहला वाला है मैपर RHL रूट के लिए और दूसरा स्वैप के लिए है। तो ये फर्स्ट हार्ड डिस्क का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरी हार्ड डिस्क हम देखते हैं डिस्क SDB, इसके अंदर कोई पार्टीशन क्रिएटेड है क्या, नहीं, इसलिए हमको अभी तक कुछ भी नहीं दिखा रहा है। पहले वाली हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएटेड थे इसलिए हमको इतना डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, जितने पार्टीशन क्रिएटेड रहेगा उतना डिस्क्रिप्शन हमको शो होगा। फिर ये हमारी NVMe थी, ये हमारी SATA हार्ड डिस्क है। फर्स्ट SATA हार्ड डिस्क है SDA1, सेकंड SATA हार्ड डिस्क है SDB। पहली SATA हार्ड डिस्क कितनी GB की है, 5 GB की है। अब देखो वहां पे 5 पॉइंट समथिंग GB दिखा रहा था, यहाँ पे 5 GB दिखा रहा है। दूसरी हार्ड डिस्क SDB 11 GB वहां दिखा रहा था, अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 10 GB। यहाँ पे सेक्टर साइज कितना है, यहाँ पे 512, 1x512 बोला है, मतलब ये डिफॉल्ट कितना सेक्टर साइज का यूज कर रहा है, 512 बाइट का सेक्टर साइज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, पहली वाली 5 GB वाली हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करना है। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं fdisk। तो पहले मैन करके चेक कर लेते हैं fdisk कमांड का क्या यूज है। fdisk it manipulates or manage the disk partition table, जिसमें fdisk-l करके आप डिवाइसेस कितने चेक कर सकते हो। अगर डिवाइसेस के ऊपर में आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो fdisk स्पेस डिवाइस का नाम आप लिख सकते हो। इसके साथ और ऑप्शन आर्गुमेंट क्या यूज करना है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो अभी मुझे क्या करना है, डिस्क में एडिटिंग करनी है, तो मैं कमांड लिखूंगी fdisk। कौन सा डिस्क में एडिटिंग करनी है, तो डिस्क का नाम लिखना पड़ेगा /dev/sda वाली डिस्क में करना है एडिटिंग। तो लिखा /dev/sda वाली हार्ड डिस्क जो 5 GB के, एंटर। तो अब जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे कमांड लिखी थी, जैसे हमने एंटर किया तो वेलकम टू fdisk यूटिलिटी बता रहा है, जिसके लिए कौन सा वर्जन चल रहा है, util linux 2.32.1। ठीक है, अब यहाँ पे अभी कोई भी ये बोल रहा है डिवाइस डज नॉट कंटेन अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीशन, अभी तक कोई भी पार्टीशन यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है, अभी तक कोई पार्टीशन यहाँ पे बने हुए नहीं है, ऐसा इसका बोलना है। तो हमें पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो लिखा है m टाइप करो हेल्प के लिए, मैं लिखती हूँ m, एंटर करती हूँ, तो देखो इतनी सारी चीजें उसने मुझे बताई है। m यानी हेल्प के लिए होता है। अगर आपको पार्टीशन क्रिएट करना है तो n लिखो, n ऐड अ न्यू पार्टीशन। अगर आपको लिस्ट करना है कितने पार्टीशन क्रिएटेड है तो l प्रेस करो। अगर आपको कोई पार्टीशन डिलीट करना है तो d आप प्रेस करोगे, d लिखकर एंटर करोगे तो आ जाएगा। कितने पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं उसको प्रिंट करना है आपको यहाँ पे, तो m आप यूज कर सकते हो, हेल्पिंग के लिए भी होता है। जब आप क्रिएट कर लोगे सारे पार्टीशन तो बाहर जाने के लिए आप w का यूज, बाहर जाने के लिए q का यूज करोगे, लेकिन क्रिएट करने के बाद वंस यू नीड टू सेव तो w प्रेस लिखोगे, w से सेव करोगे जो भी पार्टीशन आपने क्रिएट किए, और क्विट करने के लिए q। ठीक है, तो अभी मुझे नया पार्टीशन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ n, मैं यहाँ पे लिखती हूँ n और करती हूँ एंटर। n लिख के एंटर किया तो ये देखो मुझे दो ही चीज पूछ रहा है, प्राइमरी क्रिएट करना है या एक्सटेंडेड लॉजिकल पूछ रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं पूछ रहा है लॉजिकल का, क्योंकि मैम हम वो हम एक्सटेंडेड में बना सकते हैं। वेरी नाइस, क्योंकि अभी तक एक्सटेंडेड हमने बनाया नहीं है तो इस वजह से हमको लॉजिकल का ऑप्शन नहीं आ रहा। जब आप एक्सटेंडेड बना लोगे तो आपको लॉजिकल का ऑप्शन आएगा। मुझे सपोज पहला पार्टीशन प्राइमरी बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, p लिखने के बाद अब यहाँ पे देखो नंबर्स दिखा रहे, 0 प्राइमरी, 0 एक्सटेंडेड, 4 फ्री नंबर्स। तो अभी थोड़ा टाइम पहले भी हमने ये डिस्कस किया था ना कि जो 4 नंबर है वो किसके लिए होते हैं, प्राइमरी और एक्सटेंडेड, जिसको आप रैंडमली चेंज कर सकते हो। मुझे प्राइमरी क्रिएट करना है तो मैंने लिखा p और मैं करती हूँ यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद पार्टीशन नंबर बता रहा है 1 to 4। सपोज मुझे पहले प्राइमरी को नंबर देना है 1, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1। एंटर करने के बाद बोलता है फर्स्ट सेक्टर साइज, मतलब जो आपका ट्रैक्शन सेक्टर क्रिएट होता है तो फर्स्ट सेक्टर साइज जनरली इसको एम्प्टी रखना चाहिए, ताकि जहां से सेक्टर साइज शुरू हो रहे हैं, जहां से फ्री सेक्टर साइज शुरू हो रहे हैं वहीं से वो पहला बैरिकेड रखे। एंटर करते हैं, और एंड बैरिकेड कहाँ पे रखेगा, वो जहां पे आपका सेक्टर साइज खत्म होगा। कब खत्म होगा, तो आप यहाँ पे केबी में, एमबी में, जीबी में, टीबी में, पेंटाबाइट, पीबी में आप यहाँ पे साइज दे सकते हो। अगर आपको साइज देना है तो प्लस आप सिंबल यूज करोगे, कितने जीबी का बनाना है मुझे, मतलब पहला शुरू हो रहा है आपका सेक्टर साइज जो भी दिखा है 2048 से, फिर एंड कहाँ पे करना है, सपोज मुझे 2 GB का एक बनाना है तो मैं लिखती हूँ 2 कैपिटल G, तो कितना बनेगा, प्लस 2 GB का एक पार्टीशन बनेगा। तो देखो दिखा रहा है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पार्टीशन, 1 नंबर का पार्टीशन क्रिएट हो चुका है लिनक्स का, द साइज इज 2 GB। मुझे चेक करना है तो एल प्रेस करके भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट, सॉरी पी प्रेस करके भी आप प्रिंट करके देख सकते हैं कितने पार्टीशन क्रिएट हुए हैं। एल से लिस्ट होती है हेल्प की, पार्टीशन टाइप आप कौन कौन से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो पहला पार्टीशन हमारा क्रिएट हो चुका है SDA1, फर्स्ट पार्टीशन है। अब मुझे एक और पार्टीशन क्रिएट करना है तो एन प्रेस करती हूँ मैं, न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है। अब देखो यहाँ पे वापस से मुझे प्राइमरी एक्सटेंडेड दिखा रहा है, सेकंड मुझे एक्सटेंडेड बनाना है तो मैं यहाँ पे ई प्रेस करती हूँ, एंटर करती हूँ। ई प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि डिफॉल्ट 2 नंबर आप यूज कर सकते हैं क्योंकि 2 से लेके 4 नंबर फ्री है, बट मुझे मान लो एक्सटेंडेड को 3 नंबर देना है तो मैंने यहाँ पे लिखा 3, एंटर। एंटर करने के बाद वापस मुझे फर्स्ट सेक्टर साइज पूछ रहा है, तो मान लो मुझे सेक्टर साइज नहीं पता, जनरली आई यूज टू अवॉइड दिस स्टेप विथ एम्प्टी इंस्ट्रक्शन, बिकॉज बहुत बार कैसे होता है आपका कैलकुलेशन सेक्टर साइज का जो होगा, अगर मान लो वो गलत हो गया तो बीच का जो साइज छूट जाएगा ना, वो वेस्ट हो जाएगा, जिसका हम कभी यूज नहीं कर पाएंगे। वो केबी में भी हो सकता है, वो एमबी में भी हो सकता है, वो बाइट्स में भी हो सकता है। इसीलिए मेक श्योर कि लिनक्स को ही डिसाइड करने दीजिए कि कहाँ से फ्री सेक्टर साइज शुरू हो रहा है, वहां से वो शुरू करे।
एंटर करने के बाद कितने जीबी का बनाना है एक्सटेंडेड पूरा, तो अभी 5 में से 2 जीबी का मैंने एक बना लिया, मुझे 3 जीबी का बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ +3G, ताकि उसके अंदर हम लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सके। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, वैल्यू आउट ऑफ रेंज, मतलब 3 जीबी नई स्पेस है हमारे पास में, तो मैं करती हूँ +2 जीबी देती हूँ। ठीक है, 2 लेट्स सी, यस, क्रिएटेड न्यू पार्टीशन 3 एक्सटेंडेड, 2 जीबी का आपने एक्सटेंडेड बना लिया है। तो अगर आप कुछ टाइप करते हो विच इज नॉट सुटेबल, विच इज नॉट अप्लीकेबल टू देयर टू ऑन टू दिस डिस्क, तो ये खुद ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन या एरर मैसेज जनरेट करके देगा। अब मैं यहाँ पे देखो N प्रेस करती हूँ या फिर P प्रेस करती हूँ प्रिंट करके, तो देखो 2 पार्टीशन दिखा रहे हैं, SDA1 SDA3। पहला पार्टीशन लिनक्स का दिखा रहा है और दूसरा क्या शो कर रहा है, एक्सटेंडेड। वापस से मैं N प्रेस करती हूँ, यहाँ पे एंटर करती हूँ, तो देखो अभी मुझे पहले एक्सटेंडेड ऑप्शन दिखा रहा था, अब एक्सटेंडेड ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, अब क्या दिखा रहा है, लॉजिकल L। तो पहले आपका एक्सटेंडेड क्रिएट होना चाहिए, तो आप उसमें लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, लॉजिकल पार्टीशन बनाना, तो मैं L प्रेस करूंगी। बाय डिफॉल्ट उसने क्या नंबर लिया, 5, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट सेक्टर साइज को मैं सिंपली एंटर से स्किप कर रही हूँ, और लास्ट कितना बनाना है, मुझे सपोज बनाना है 1 जीबी का, तो मैं लिखती हूँ 1G, एंटर। प्रिंट करके देखते हैं कितने पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं, 3 पार्टीशन हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे इसको सेव करना है, तो W और एग्जिट। ठीक है, द पार्टीशन टेबल हैज बीन अल्टर्ड, और बोल रहा है रीरेड पार्टीशन टेबल सिंक्रोनाइजिंग डिस्क। अब यहाँ पे मैं fdisk-L करती हूँ। देखो पहले हमें सिर्फ पहली हार्ड डिस्क के बारे में ही इंफॉर्मेशन बता रहा था, फ्रॉम हियर टू हियर। सी, अभी हमको हमारा जो दूसरी हार्ड डिस्क है /SDA, इसके अंदर भी 3 पार्टीशन दिखा रहे हैं, लिनक्स और एक्सटेंडेड। ठीक है, अभी हमको लिनक्स को जो पार्टीशन है हमारे फॉर्मेट करना है, तो हम प्राइमरी और लॉजिकल पार्टीशन को ही फॉर्मेट कर सकते हैं, एक्सटेंडेड को फॉर्मेट नहीं कर सकते, उसको फाइल सिस्टम नहीं दे सकते, बिकॉज एक्सटेंडेड ओनली बाउंड्री होती है। तब ये पार्टीशन को मुझे फॉर्मेट भी करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हुई, दैट इज क्रिएटिंग द पार्टीशन। अब सेकंड स्टेप भी हमको देखनी पड़ेगी, पार्टीशन को क्या देना है, फाइल सिस्टम। तो लिनक्स में अलग अलग टाइप के फाइल सिस्टम्स होते हैं। लिनक्स में NTFS फाइल सिस्टम भी होता है, लिनक्स का खुद XFS फाइल सिस्टम होता है, लिनक्स में ext4 फाइल सिस्टम होता है। तो ext1 2 3 भी था, अभी जो चल रहा है दैट इज ext4। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही डिस्कस करते हैं, अभी इनके क्या डिफरेंसेस वगैरह हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास इतने फाइल सिस्टम है। तो जनरली लिनक्स के जो फाइल सिस्टम है ext4 और XFS है, तो RHEL 8 का जो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है वो XFS होता है। तो इसके जो भी है डिफरेंसेस वगैरह देखते हैं आगे, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मेटिंग करना देखते हैं। तो अगर मुझे किसी भी पार्टीशन को फॉर्मेट करना है, ये फाइल सिस्टम प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए कमांड है mkfs। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टैप कर रही हूँ mkfs, तो एक तो सिंपली mkfs कमांड चलाओ, या फिर जिस भी फाइल सिस्टम को आपको देना आप लिख सकते हो। मान लो मुझे इसको XFS में फॉर्मेट करना है, तो मैं mkfs लिखती हूँ .xfs। किसको फॉर्मेट करना है, /dev/sda फर्स्ट पार्टीशन को, एंटर। तो देखो यहाँ पे मेरा फॉर्मेटिंग या फाइल सिस्टम अलोकेट हो चुका है। इसका सेक्टर साइज कितना यूज किया इसने, 512 शो कर रहा है, ब्लॉक साइज शो कर रहा है, देखो 4096। अब 2 स्टेप फॉलो किया हमने। पहला क्या किया, पार्टीशन क्रिएट किया विद दिस कमांड। हिस्ट्री चेक करते हैं। पहला हमने पार्टीशन क्रिएट किया विद दिस कमांड। ठीक है, देन फाइल सिस्टम हमने प्रोवाइड की विद दिस कमांड।
अब थर्ड क्या टास्क आता है हमारा, उसको माउंट करना है, क्योंकि हमने पार्टीशन बना लिया, फाइल सिस्टम भी दे दी, मतलब हमारा पार्टीशन रेडी हो चुका है, पर उसको माउंट भी तो करना पड़ेगा, मुझे इसका यूज करना है, कहाँ उसमें डेटा सेव करना है, तो उसको माउंट भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क होता है दैट इज माउंटिंग। तभी हम कौन सी लोकेशन पे, रूट पे हैं। इसके ऊपर मैं एक फोल्डर बना रही हूँ mkdir, और मान लो मैं बना रही हूँ डेटा नाम का फोल्डर, और मैं चाहती हूँ कि ये जो SDA1 है ये डेटा नाम के फोल्डर के साथ अटैच हो जाए, माउंट हो जाए, ताकि मैं डेटा नाम के डायरेक्टरी में जो भी डेटा रखूंगी वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होगा, SDA1 पे। तो उसके लिए कमांड है माउंट। माउंट किसको माउंट करना है, /dev/SDA1 को कहाँ पे माउंट करना है, डेटा नाम के डायरेक्टरी पे। एंटर, माउंट हो चुका है। विद दिस कमांड आप क्या कर सकते हो, माउंट कर सकते हो पार्टीशन को। माउंट करने के बाद अब ये जो पार्टीशन है आपको दिखाई देगा df-h में। पहले क्या देखो, /root/data के ऊपर हमने माउंट किया है इसको, किसको माउंट किया है, SDA1 को। तब मैं ये डेटा नाम के डायरेक्टरी में जो भी डेटा रखूंगी वो उसका डेटा कहाँ पे जाके सेव होगा, SDA1 पार्टीशन पे। हमने SDA3 भी बनाया है एक्सटेंडेड, और उसके अंदर लॉजिकल बनाया है SDA5, लेकिन वो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमको नहीं, यहाँ पे वही पार्टीशन दिखाई देते हैं जो माउंटेड होते हैं, जिसके ऊपर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। सेम एज अगर आपको ग्राफिकली चेक करना है तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ, कहाँ पे माउंट किया अपने, स्लैश के ऊपर माउंट किया उसको, तो यहाँ पे देखो आपको देखने स्लैश ही है, हम लोग स्लैश पे, यहाँ पे डेटा पे, तो देखो डेटा के ऊपर कैसा सिंबल दिख रहा है, हार्ड डिस्क की तरह। क्यों, क्योंकि दिस इज द माउंटेड डायरेक्टरी, दिस इज माउंटिंग पॉइंट फॉर पर्टिकुलर डायरेक्टरी। इसको मैं राइट क्लिक, पहले एक सिंपल फोल्डर को राइट क्लिक करके देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है, डायरेक्टरी की तरह शो कर रहा है। अब इस डेटा नाम की डायरेक्टरी को राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाके देखते हैं कैसे शो कर रहा है। हार्ड डिस्क की तरह शो कर रहा है, हार्ड डिस्क की तरह पार्टीशन शो कर रहा है, /root के ऊपर माउंटेड है, 2.1 GB इसका साइज है। ठीक है, कितना यूज हो चुका है, कितना फ्री है, और क्या फाइल सिस्टम मिला है इसको, XFS फाइल सिस्टम मिला हुआ है। तो अभी जब भी आपको डेटा स्टोर करना है आप इस डायरेक्टरी के ऊपर सेव करोगे, ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाके सेव होगा, /SDA/SDA1 के ऊपर जाके सेव होगा। तो हमने 3 मेथड फॉलो की। फर्स्ट, क्रिएटिंग द पार्टीशन, प्रोवाइडिंग द फाइल सिस्टम एंड माउंटिंग द पार्टीशन। क्लियर है यहाँ तक सब आप लोगों को? इज इट क्लियर? यस मैम। कुछ भी क्वेरी इससे रिगार्डिंग? मैम मुझे MKFS का नहीं समझा। ठीक है, अगर हमें फाइल सिस्टम देनी है तो हम लोग कैसे करते हैं, विंडोज में जब हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो ग्राफिकली हर स्टेप ऐसी ही फॉलो होती है ना। पहले पार्टीशन कितने साइज का बनाना है, फिर कौन से फाइल सिस्टम में उसको फॉर्मेट करना है, या फिर कमांड वाला याद करो, डिस्क पार्ट हमने जब पढ़ा था तो डिस्क पार्ट में हम क्या करते हैं, मैन्युअली कमांड देते थे ना। पहले हम कितने कौन सा पार्टीशन क्रिएट करना है, उसके बाद कौन सा फाइल सिस्टम देना है, तो FS कमांड के थ्रू हम लोग देते थे कि मेक फाइल सिस्टम, FS कमांड के थ्रू। तो वैसे ही लिनक्स में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जैसे लिनक्स में जाते हैं, इसमें हम जाएंगे यहाँ पे df-h में, देखो अभी हमको जो माउंटेड पार्टीशन है वही दिखाई देते हैं। fdisk-l में करती हूँ यहाँ पे, तो SDA हार्ड डिस्क में आके देखते हैं तो यहाँ पे एक और पार्टीशन है दैट इज SDA5 लॉजिकल पार्टीशन है। इस पार्टीशन को भी मुझे क्या करना है, फॉर्मेट करना है, फाइल सिस्टम देना है, और फाइल सिस्टम देने के बाद इसको भी मुझे माउंट करना है सो दैट मैं इसके अंदर डेटा सेव कर सकूं। तो MKFS इसका फुल फॉर्म ही होता है मेक फाइल सिस्टम। कौन से टाइप की फाइल सिस्टम देनी है तो डॉट देके आप फाइल सिस्टम लिख सकते हो। मान लो मुझे इसको NTFS में फॉर्मेट करना है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ NTFS। NTFS नहीं है क्या ऑप्शन यहाँ पे? ठीक है, तो मुझे मान लो इसको ext4 नाम का एक पार्टीशन है, या फिर XFS नाम का फाइल सिस्टम है जो RHEL का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है, इसमें मुझे उसको फॉर्मेट करना है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ XFS। ठीक है, किसको फॉर्मेट करना है, /dev
/SDA5 को, ये वाला जो पार्टीशन दिख रहा है ना, हमने अभी fds-l किया था लॉजिकल पार्टीशन, इसको करना है फॉर्मेट, इसको करना है फॉर्मेट और एंटर करो आप। तो देखो मेक MKFS का मतलब होता है मेक फाइल सिस्टम, मतलब हम फाइल सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉट देके हमने फाइल सिस्टम का नाम लिखा, कौन सी फाइल सिस्टम, XFS नाम की फाइल सिस्टम। किसको प्रोवाइड की, ये किसको फॉर्मेट किया, /day/SDA5 को फॉर्मेट किया। तो कंप्लीट हुआ यहाँ पे फॉर्मेटिंग। अब मुझे इसको क्या करना है, माउंट करना है। कहाँ पे माउंट करना है, PWD करके इसी लोकेशन पे माउंट करना है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेती हूँ, उसके ऊपर हम माउंट करेंगे mkdir। मान लो अभी मैं डॉक्स नाम का फोल्डर बना रही हूँ, इसके ऊपर मुझे माउंट करना है, ठीक है। एग्जिस्ट बोल रहा है ऑलरेडी, तो डेटा हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी है, डॉक्स भी है, ऑफिस नाम का फोल्डर बना रही हूँ, इसके ऊपर मुझे माउंट करना है। तो फिर माउंट करने के लिए कमांड क्या यूज होती है, माउंट। किसको माउंट करना है, पार्टीशन का नाम लिखो, /dev/SDA5 को माउंट करना है। कहाँ पे माउंट करना है, अभी सेम लोकेशन पे ऑफिस नाम का कुछ डायरेक्टरी, इस पर माउंट करना है, तो एंटर। अभी df-h करो, तो SDA5 माउंटेड दिखाएगा कहाँ पे, ऑफिस नाम के डायरेक्टरी पे। और ग्राफिकली जाके चेक करते हैं, तो देखो एक ऑफिस नाम का डायरेक्टरी यहाँ पे, इसको मैं एक बार क्लिक करती हूँ, ऑफिस नाम का डायरेक्टरी किसी और लोकेशन पे क्लिक करते हैं, वापस से होम पे आते हैं, तो देखो ऑफिस नाम का डायरेक्टरी दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसको भी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी, कितने GB का बनाया था हमने, 1 GB का बनाया था SDA5, तो 1 GB स्पेस इसको मिल रहा है। अब इसमें हम डेटा सेव कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं मतलब फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर कॉपी करना है कुछ कॉपी कर सकते हैं, जैसे भी आपको यूज करना है। मैम मेरा ये MKFS का एरर दिखा रहा है, बोल रहा है मैंने नेम स्पेसिफाई नहीं किया है। हाँ तो आपने क्या लिखा है, MKFS डॉट फाइल सिस्टम का नाम लिखो ना। मैम लिखा है MKFS.XFS स्पेस /day/SDA1। हाँ मैम स्पेस स्पेस भी दिया /dev/SDA1। 1। तो आपने SDA1 तो क्रिएट किया है, हाँ मैम किया है। तो क्या एरर दिखा रहा है, मैम दिखा रहा है एरर एक्सेसिंग स्पेसिफाइड डिवाइस /dev/SDA1, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये दिखा मतलब रहा है। पार्टीशन क्रिएट नहीं किया आपने। मैम किया है मैंने, यहाँ पर दिखा भी रहा है। फोटो भेजो मुझे। अच्छा शेयर कर सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं मैम। ओके फोटो सेंड करो। ठीक है मैम। मैम यस एक बार एक बार माउंट कर दिया तो उसकी जगह नहीं बदल सकते वापस बाद में। कर सकते हैं। अभी जो हमने माउंटिंग देखा, दिस इज द टेम्पररी माउंटिंग, परमानेंट माउंटिंग अलग होती है। अभी क्या है, ये टेम्पररी माउंटिंग है जब तक हमारा सिस्टम चालू है। अगर मैंने इसको रिस्टार्ट किया या फिर टर्न ऑफ किया तो वो अनमाउंट हो जाएगा। तो परमानेंट माउंटिंग अलग होता है। ये टेम्पररी माउंटिंग है। मैम मैंने पार्टीशन बनाया था, लेकिन वापस से लग रहा पार्टीशन इधर दिखा नहीं रहा है। लेकिन हाँ तो सेव नहीं किया होगा, तो मैम ठीक है मैम, वापस सेव मैं नहीं ट्राई किया होगा करता हूँ। ना, सेव नहीं किया होगा। मैं व्हाट्सएप पे देख रही हूँ, आप मुझे भेजोगे इमेज करके, वेट नहीं कर रहे थे। मैं सोचा आपके पार्टीशन के साथ ही भेजा, लेकिन पार्टीशन नहीं दिखा रहा इधर। राइट तो पहले मैंने बोला ना कि चेक करो पार्टीशन, देखो सेव करना जरूरी है। W से राइट करोगे आप पहले, जब आप ठीक है रहोगे मैम। ना एफ डिस्क और फिर /dev/SDA, तो वहां पे W से राइट करना है आपको। ठीक है मैम।
आज जितना हमने पढ़ा समझ में आया आपको, क्या किया हमने? तो अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्या हो गया ये? जैसे कि अभी जो अभी मयूर का क्वेश्चन था कि मैम एक बार माउंट किया तो चेंज नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं लोकेशन, लेकिन अभी जो हमने देखा ये ओनली माउंट कमांड से, दिस इज द टेम्पररी माउंटिंग। इसको हम बोलते हैं टेम्पररी माउंटिंग होता है ये, कि अगर एक फोल्डर पे किया तो टेम्पररी माउंटिंग। तो दो तरीके की माउंटिंग होती है, एक जो हम टेम्पररी माउंट करते हैं, टेम्पररी माउंट करने के बाद हमें उसको परमानेंट माउंट भी करना पड़ता है। तो परमानेंट कैसे माउंट करते हैं तो कल एक बार और देखेंगे अलग अलग तरीके से। एक हमने ये तरीका देखा है फॉर्मेटिंग या फाइल सिस्टम देने का, mkfs.xfs। और भी तरीके आते हैं इसको फॉर्मेट करने के, तो वो हम कल के सेशन में देखेंगे। आज जितना पढ़ा वो क्लियर है? यस थ्योरेटिकल थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, और अभी बेसिक, अभी थोड़ा सा ही प्रैक्टिकल हमने देखा है। पार्टीशन क्रिएट करना, एक अलग से हार्ड डिस्क लगाओ, ऐसे ही पार्टीशन क्रिएट करके देखो, fdisk-div/sda। W जरूर लिखो जब भी सेव एग्जिट करने से पहले W लिखो, तो सेव एंड एग्जिट होता है W से। अगर आपने सिर्फ Q किया तो क्या होगा, आपका सिर्फ एग्जिट होगा। तो W जरूर लिखो वहां पे, W से आपका राइट होगा वहां पे। तो अगर राइट नहीं करोगे तो जो आपने पार्टीशन वगैरह क्रिएट किया ना वो सेव नहीं होते हैं। उसके बाद फाइल सिस्टम प्रोवाइड करो और उसको किसी फोल्डर पे माउंट करके देखो। ठीक है, तो इतना आज प्रैक्टिस करके देखना है आपको। आपके लिए टास्क है, जो मैंने बोला था कि कहीं 10 GB दिखा रहा है, कहीं 11 GB दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है लिनक्स में। उसके बाद NTFS, XFS, ext4 ये फाइल सिस्टम क्या होती है, इसके एटलीस्ट 5 लाइन्स आपको लिख के या फिर अपने पास सेव करके रखना है। आप अपने लैपटॉप पे भी नोटपैड या वर्ड पे लिखते हो तो भी चलेगा, अपने बुक में भी लिख के रखते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो डन फॉर टुडे। डू इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी नाउ। कोई क्वेरी है? ओके फाइन, तो इतना प्रैक्टिस करके देखो, बाकी का फिर हम कल देखते हैं। कल और थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक इतना क्लियर करना है। ठीक है, अभी एक लेक्चर भी है आई थिंक सो 10 बजे 10 बजे, तो लेक्चर भी अटेंड करना। चलो बाकी का मुझे अटेंडेंस बता दो आज का।